Hello students, welcome to my channel. Okay, and now we are going to start chapter 10 light reflection and refraction. ये इस साल क्या हुआ है कि टोटल सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, टर्म 1 और टर्म 2 में. तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है टर्म 1 का. तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइट. फर्स्ट वर्ड यहाँ पर लिखा गया है ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स वर्ड से तुमने चश्मे के उसमें भी ऑप्टिशियंस और ये सब सुना ही होगा. तो एक्चुअली जो ऑप्टिक्स वर्ड है वो डील करता है लाइट से. ओके, सो ये क्या है? ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करती है लाइट से. ओके, ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो क्या करती है? डील करती है विद लाइट. ओके, दैट इज ऑप्टिक्स. बट इस चैप्टर में हमें बेसिकली क्या पढ़ना है? रे ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स जैसे तुमने चैप्टर का थोड़ा आइडिया होगा कि हम बार बार लाइंस टाइप का बनाते हैं, तो उसी से ये रे ऑप्टिक्स है. रे ऑप्टिक्स में एक्चुअली जब लाइट प्रोपिगेट करती है स्ट्रेट लाइन में और इन रे फॉर्म में, तो उसको रे ऑप्टिक्स कहते हैं. तो ये तुम्हारा क्या है? ये डिस्क्राइब द प्रोपिगेशन ऑफ लाइट इन फॉर्म्स ऑफ रे. ओके, सो रे ऑप्टिक्स, propagations of light, propagation of light किसमें? light in terms of, in forms of, you can write here, it forms of ray. ray पता है ना क्या होता है? ऐसे शो करते हैं, ये इस तरह से ये रे होता है. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट वर्ड जैसे कि रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन जब हम छोटे थे तो हम एक काम करते थे कि एक मिरर लेते थे और जस्ट सन की तरफ करते थे. तो उससे क्या होता था? लाइट उस पर पड़ती थी और फिर वो रूम के अंदर जाती थी. एक्चुअली इसी को ही रिफ्लेक्शन कहते हैं. रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. ओके, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक. बैक मीन्स वापस आती है. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. ओके, लेकिन कहां से आती है वापस? फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. ओके, फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. ओके, अब ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट तुम्हारा. बेसिकली मोस्टली हम शाइनी और स्मूथ लेते हैं रिफ्लेक्शन शो करने के लिए. ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन. सिंपल डेफिनेशन है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. डन, कुछ भी नहीं है इसमें. ओके, लेकिन अब हम इसको कैसे समझेंगे? इसके लिए मैंने एक लाइन खींची है. एक्चुअली जस्ट इमेजिन करो कि ये हमारा मिरर है. मिरर में जब हम बनाते हैं मिरर, इस तरह से हमारा ये मिरर रहता है. इसमें दो सरफेस होती है. एक तरफ से रिफ्लेक्शन होता है और दूसरी तरफ पेंटेड होती है. ओके, तो जिधर हमें रिफ्लेक्शन शो करना है उसको स्ट्रेट ही छोड़ना है और जिधर हमें पेंटेड शो करनी है उधर हम इस तरह से स्लंट लाइन बना देंगे. इसका मतलब अंडरस्टूड है कि इस साइड पे वो पेंट हुआ है, उधर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा. ओके, तो यहाँ पर हम इसको इरेज करके, तो ये मैंने बनाया है और मेरी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है. मीन्स अब इधर से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा. तो रिफ्लेक्शन किधर से होगा? इस वाली साइड से. ठीक है, अब इस पे माना कि कोई किसी भी ऑब्जेक्ट से एक रे आती है. तो ये हमारी रे इस तरह से आई है. ये माना हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहां से हमारा एक रे आती है ये. ओके, मिरर पर स्ट्राइक होगी. स्ट्राइक होने के बाद वो क्या होगी? बाउंस बैक होगी. तो यहाँ पर ये हमारा बाउंस बैक होगी. कुछ टर्म्स हमें करनी पड़ेगी और हमेशा एरो जरूर शो करना है. तो फर्स्ट इधर हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्या हुआ है? रे आई है. तो ये हमारा इस तरह से हमें एरो शो करना है. इसके बाद सेकंड हमारा क्या हुआ कि रे वापस गई है. तो ये हमारा ये वाला रे, ये वाला इस तरह से शो करना है. ओके, जो रे मिरर के ऊपर फॉल होती है, गिरती है, उस रे को बोला जाता है इंसिडेंट रे. ओके, क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे. मैं लिख देती हूँ ये वाली रे. अगर मैं इसको ए और बी नाम देती हूँ तो मेरा ए बी रे क्या है? इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे.
अब वो कहां पर स्ट्राइक हुई, पॉइंट बी पर, तो इस पॉइंट को मैं बोलूंगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो ये मेरा पॉइंट बी यहां पर, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, आफ्टर दैट ये तुम्हारा वापस गई है, वापस जाने के बाद इस रे को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट हुई है ना, वापस गई है ना, तो इसको क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। बी सी यू कैन राइट हियर, तो ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो यहां पर रिफ्लेक्टेड रे मैंने लिखा है, ठीक है। अब एक बात है, एक आई और एक रे गई है। अभी हमें क्या करना होता है, इमेजिनरी इसको 90, एक लाइन बनानी होती है जो मिरर पर 90 पर जाती है। ओके, परपेंडिकुलर टू मिरर एक लाइन बनानी है, तो ये मेरी वो इमेजिनरी लाइन है जो मिरर पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जाएगी। ओके, मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूं जो कि परपेंडिकुलर टू मिरर है, उसको मैं क्या बोलती हूँ, नॉर्मल, नॉर्मल। ओके, तो ये कुछ टर्म्स हैं। इंसिडेंट रे क्या होती है, वो रे जो उस पर आई है उसको इंसिडेंट रे बोला है, जो फॉलो है मिरर पर, जो टकराकर वापस गई है रिफ्लेक्टेड रे है, जिस पॉइंट पर गई है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। और हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन खींची जिसको हमने क्या बोला, नॉर्मल बोला। ओके, तो आई होप इतना तुम्हें सब क्लियर होगा। अभी इसके बाद याद रखना है हमें कुछ एंगल। एक्चुअली अभी क्या होता है, यहां पर एक एंगल बनता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, ये। ओके, मैं इसको पूरा ही ब्लैक कर देती हूँ जिससे अच्छे से समझ में आए ये। ओके, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल आई से। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर जाके लिख देती हूँ एरो बना के। ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। ओके, सॉरी, ओके, इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है। हमेशा याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ही होगा, कभी भी इंसिडेंस रे और मिरर के बीच में नहीं लेना है। ये पॉइंट हमें याद रखना है, और इसलिए मैं यहाँ पर बना देती हूँ कि ये एंगल नहीं लेना है। कौन सा लेना हमें, एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। सिमिलरली हमें दूसरी तरफ भी जा रहे हैं, अब इसको मैं इस ब्लू कलर से कर देती हूँ, ये वाला फिर से नॉर्मल और किसके बीच में, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसको हम एंगल आर उससे लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, जस्ट सिंपल टर्म्स। ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हमने क्या बोला, जो लाइट से डील करती है, ऑप्टिक्स। लेकिन हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ाना है, हमें सिर्फ रे ऑप्टिक्स साइड ही हम डील कर रहे हैं, सिर्फ रे से। ये रे ऑप्टिक्स है हमारा। रिफ्लेक्शन हमने स्टार्ट किया, रिफ्लेक्शन की जस्ट डेफिनेशन दी है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट और फ्रॉम एन सरफेस, उसको क्या बोलोगे तुम, रिफ्लेक्शन बोलोगे। और यहाँ पर सिंपल एक डायग्राम से रिफ्लेक्शन को समझाने की कोशिश की है कि एक रे आती है, मिरर पर गिरती है और फिर वो टकरा के वापस जा रही है, ये रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे जो मिरर पर आई है, जो मिरर से टकरा के वापस गई, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जिस पॉइंट पर वो टकराई थी, जिस पॉइंट पर वो फॉल हुई थी, उसको क्या बोला था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वहीं से हमने एक लाइन परपेंडिकुलर टू मिरर खींचा जिसको नॉर्मल बोला। उसके बाद इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे सॉरी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके,
अभी हमारा दूसरा टॉपिक हम शुरू करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे भी पहले बताया था, ये तुम्हारा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये ए बी एंड सी, ए बी सी, ए बी हमारी इंसिडेंट रे है, बी सी हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये वाला एंगल हमारा एंगल आई, और ये वाला हमारा एंगल आर। ओके, अब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगेन दोबारा से मैं बता देती हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा क्या है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमेशा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल ही होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। मीन्स सिंपल लॉजिक है, जिस एंगल पर वो रे फॉल होती है वो उसी एंगल पर वापस जाती है। ओके, अगर ये 30 पर आती है, अगर माना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर 30 डिग्री है, सपोज ये हमारा 30 डिग्री है, तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री ही होगा। और अगर वो 40 डिग्री है, सपोज ये हमारा नॉर्मल, ये कोई इंसिडेंस है, अगर ये 60 डिग्री है, ये भी हमारा 60 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है, सॉरी 80 डिग्री है, तो ये भी हमारा पूरा 80 डिग्री ही होगा। हमेशा हर बार एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ, कभी कभी हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या है और सेकंड लॉ क्या है। हमेशा याद रखना यही हमारा फर्स्ट लॉ है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ओके, फिर सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, हमें अभी पता है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, जस्ट यहां से इधर से याद करना शुरू कर दीजिए। ये हमारा इंसिडेंट रे है, फर्स्ट वाला इंसिडेंट रे, फिर इसके बाद ये नॉर्मल, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, दिस वन रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन सेम प्लेन। बस ये हमारा सेकेंड लॉ है। मीन्स अगर ये हमारा इंसिडेंट रे है इस तरह से, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो ये तीनों हमारी एक ही प्लेन में होती हैं। ये नहीं कि एक आगे जा रही है और एक पीछे जा रही है। तुम इजीली उसको एक पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, उसी को हम बोलते हैं कि एक प्लेन में आ रही है। तो ये तीनों ही हमारी एक ही प्लेन में होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ क्या है हमारा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे जस्ट तुम्हें फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों रेस के नाम लिखने हैं फटाफट। INR इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई, बस हो गया, ऑल lie in same plane. This is our second law. So रिफ्लेक्शन के सिर्फ दो ही लॉज है। फर्स्ट लॉ है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, हमेशा याद रखना यही हमारा फर्स्ट लॉ है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, हम इसको फर्स्ट लॉ रख देते हैं। नहीं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एनसीईआरटी में यही दिया है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज फर्स्ट लॉ, और इसलिए एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू फर्स्ट लॉ। वन ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, ये हमारा सेकेंड लॉ है। अभी हम आगे का शुरू करते हैं, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको कुछ थोड़ा और बताना है। सपोज ये हमारा एक प्लेन मिरर है, ये इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, अब अगर कोई रे स्ट्रेट इस पर जाती है, स्ट्रेट मीन्स नॉर्मली फॉल होती है,
तो उस केस में क्या होगा, अभी तक हमें पता है कि अगर कोई रे, माना कि ये कोई तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और इससे अगर कोई रे गई है, एक पर्टिकुलर एंगल पर गई है यहाँ पर, तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये हमारा नॉर्मल है, फिर हमारा एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है। ये हमने भी पहले पढ़ चुके हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। ये मीन्स ये एंगल I है और ये एंगल R है। ओके, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ओके, अब ये अगर हमारा 30 डिग्री है तो मीन्स ये भी 30 होगा। लेकिन अगर कोई रे नॉर्मल गई है, इस केस में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहेगा, 0। ओके, क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें कोई नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो खुद देख लो ना तुम, नॉर्मल किधर जाएगा, नॉर्मल इसी के ऊपर आएगा। और यहाँ पर एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 0। ओके, अगर एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंस यहाँ पर 0 है तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल क्या रहेगा, वो भी 0 होगा। मीन्स ये रे इसी पाथ से वापस आ जाएगी, इसी से ही गई है और इसी से ये रिफ्लेक्टेड बैक हो गई, सेम पाथ ये फॉलो करेगी। ओके, तो ये प्रॉपर्टी समझ में आई। अब हम इन दो प्रॉपर्टी को इस वाले डायग्राम में यूज करेंगे। तो इसके लिए मैं इसको हटा देती हूँ। ओके, अभी हम यहाँ पर देखते हैं हमारा एक ऑब्जेक्ट है AB, ये हमने मिरर के सामने रखा हुआ है। इसमें से मैं इसके जो टॉप वाला पॉइंट है इससे 2 रेज लेती हूँ। तुम भी कोई भी 2 रेज ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ही वाली पर्टिकुलरली लेनी है। तो यहाँ पर एक रे मेरी सीधी गई है और जैसे मैंने अभी बताया है कि अगर ये इस डायरेक्शन में जाती है तो ये वापस भी इसी में ही आएगी, अगर कोई नॉर्मली फॉलो हो रही है मिरर के ऊपर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 0, सेम पाथ इट विल फॉलो। दूसरी हमारी एक रे किसी भी एंगल पर गई है, 30, 40, 50 किसी भी एंगल पर गई है, तो फिर उसी एंगल पर ये एंगल I सेम एंगल पर ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ओके, अगर मैं देखती हूँ, अगर मैं इन दोनों रेस को आगे की तरफ बढ़ाती हूँ, माना कि मैं इसको बढ़ाई जा रही हूँ इधर की तरफ और इसको भी मैं बढ़ाती हूँ इधर की तरफ, तो तुम देख सकते हो कि ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रही है। इधर इस एरिया में ये तुम्हारा बिल्कुल भी मिलने वाली नहीं है, डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज मीन्स स्प्रेड हो रही है। तो अब हमें इधर तो इमेज मिलने वाली नहीं, क्यों? क्योंकि ये रेस कभी भी नहीं मिलेंगी इधर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बैक साइड में इंक्रीज करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको इधर बैक साइड में इंक्रीज किया और इसको भी मैंने बैक साइड में इंक्रीज किया। तो इन दोनों रेज ने कहा इंटरसेक्ट किया, इधर। ओके, और जहां पर ये इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। तो हमारा इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर A' और B' हमारा इमेज फॉर्मेशन हुआ। लेकिन ये इमेज हमारी कैसी है, वर्चुअल। वर्चुअल मीन्स नॉट एग्जिस्ट। ओके, इट इज नॉट रियल। व्हाई इट इज नॉट रियल? तुम देख सकते हो कि ये रेज एक्चुअल मीट नहीं हुई, ये रेज एक्चुअल मीट नहीं हुई। हमने इनको मिरर के पीछे जस्ट ये फाइंड आउट किया है कि अगर हम इनको पीछे की तरफ इंक्रीज करते हैं तो इनका सोर्स क्या है, ये कहाँ से। ओके, तो ये दोनों रेज हमारी बैक साइड में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आके मीट हुई है जहां पर हमारा इमेज बना है। तो ये कैसी इमेज हुई है, वर्चुअल इमेज। क्यों है ये? क्योंकि एक्चुअल मीट हुई ही नहीं है। हमने इनको तुम कह सकते हो ना जैसे जबरदस्ती मीट कराया है, तो इस तरह से इनको एक्चुअली पीछे की तरफ हमने इंक्रीज किया। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये वाली रेस और ये वाली रेस इस पॉइंट से निकल के आ रही है। ओके, तो यानी सोर्स उसका वहां पे था, तो वो वहां से निकल के आई है। ठीक है, तो ऐसी इमेज जो वास्तव में, ऐसी रेस जो वास्तव में मीट नहीं हो रही, जो वास्तव में नहीं मिल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, वो वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रही है मिरर के बैक साइड में। ये इन फ्रंट नहीं है, बिहाइंड द मिरर। ओके, तो इस तरह से हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। तो इधर जस्ट सिंपल इमेजिन करो जैसे कि आप लोग मिरर के सामने खड़े हुए हो
ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो तुम्हें पता ही है कि हमेशा इमेज तुम्हारी कैसी रहती है, इरेक्ट। कभी ऐसा तो नहीं होता कि तुम मिरर के सामने खड़े हो और उल्टा नजर आता हो, ऐसा नहीं है ना। उल्टा, कौन सा उल्टा, ये वाला अपसाइड डाउन, ऐसा तो नहीं होता। तो इसका मतलब तुम्हारी इमेज कैसी है, इरेक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इरेक्ट। ओके, लेकिन अब एक पॉइंट हमेशा के लिए यहाँ पर याद करो, अगर इमेज इरेक्ट है तो उसके साथ वर्चुअल आता है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो तुम्हारा इमेज कैसा है यहाँ पर, इरेक्ट एंड वर्चुअल। ओके, सेकेंड अगर हम पॉइंट बात करें, हाँ, यहाँ पर अगर तुम्हारा इमेज और तुम्हारे ये मिरर है और ये हम ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट तक डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है, तो सेम डिस्टेंस पर ही तुम्हारी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। तो ये इमेज भी तुम्हारी बिहाइंड द मिरर 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगी, यानी कि सेम डिस्टेंस पर बनती है। ओके, सो इमेज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम कर भी सकते हैं। सपोज अगर तुम मिरर की तरफ इधर 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाते हो, तो तुम्हारी इमेज कितने सेंटीमीटर शिफ्ट होगी, इमेज भी 2 सेंटीमीटर शिफ्ट होगी। यानी कि अब तुम मिरर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हो और तुम्हारी इमेज भी मिरर से 8 सेंटीमीटर की ही दूरी पर है। और तुम्हारी इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, 8 + 8 यानी 16 सेंटीमीटर। ओके, हम प्रैक्टिस करेंगे अभी इस तरह के क्वेश्चंस की भी, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब थर्ड में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है तुम्हारा, कि तुम्हारी इमेज का हाइट भी सेम होता है। ऐसा तो नहीं होता कि तुम बाहर कुछ और होते हो और तुम्हारी मिरर में इमेज छोटी नजर आती है। ओके, सेम हाइट की ही इमेज बनती है, सेम हाइट। ओके, अब लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है लेटरल इन्वर्जन। हमारी इमेज जो प्लेन मिरर में नजर आती है वो कैसी नजर आती है, लेटरली इन्वर्टेड। आखिर ये होता क्या है लेटरली इन्वर्टेड? देखिए, अभी तक हमें पता है इन्वर्टेड क्या होता है। इन्वर्टेड अगर मैंने F ऐसे लिखा है और मिरर में मुझे ये ऐसे नजर आता है, तो ये मैं बोलूंगी इन्वर्टेड है। अगर मैंने कोई एरो लिया है और मिरर में मुझे वो इस तरह से नजर आता है, तो मैं उसको क्या बोलती हूँ कि ये इन्वर्टेड है। लेकिन अगर आपने एम्बुलेंस देखा है, वो डाउन नहीं नजर आ रहा, वो हमारा क्या करके आता है, हमारा जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड, और जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड नजर आ रही है। ओके, अगर हमारा F हमें मिरर में इस तरह से नजर आए, तो क्या हम इसे इन्वर्टेड बोलेंगे? नहीं, ये इन्वर्टेड नहीं है, ये लेटरली इन्वर्टेड है। मीन्स इन्वर्टेड बाय साइड। ये थंब इस साइड में है, अगर मैं इसे इन्वर्टेड बाय साइड कर दूं तो ये मेरा इन्वर्टेड बाय साइड है। ओके, और इसी को बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन मीन्स इट रोटेट बाय साइड, एंड ये कितना रोटेट होता है, 180 डिग्री रोटेट होता है। आप देख सकते हैं ना, ये अगर मैं इसको 180 रोटेट कर दूं तो ये मुझे इस तरह से नजर आने लगेगा। तो इसको बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन। तो यहाँ पर लेटरल इन्वर्जन ही है। ये देखा है ना, ये कहाँ पर देखा है, एम्बुलेंस लिखा रहता है, ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। एम्बुलेंस के ऊपर आप हमेशा देखोगे एम्बुलेंस इस फॉर्म में लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि हमें जब हम ड्राइव करते हैं तो हम बेसिकली इमेज किधर देखते हैं, मिरर में ना कार के। तो वो जब हम इमेज देख रहे हैं तो वो हमें लेटरली इन्वर्टेड नजर आने वाली है। अगर हमने सीधा लिख दिया तो ऐसे, और अगर ऐसे नजर आई तो आप समझ सकते हो कि हम नहीं कर सकते इसको। इसलिए पहले से ही वो इस तरह से लिखते हैं कि जब वो हमें नजर आए तो हमें सीधी फॉर्म में नजर आए। ओके, तो ये क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन। सिंपल फिनोमेना है, लेफ्ट राइट बन जाता है और राइट लेफ्ट बन जाता है। आप देखना अपना लेफ्ट हैंड मिरर में
रेस करो, उठाओ, तो तुम्हारा अगर तुमने लेफ्ट हैंड किया तो तुम्हारी इमेज राइट हैंड उठाएगी। और फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो जस्ट अपने सामने किसी को खड़ा कर लो, उससे बोलो कि मैंने ये हाथ उठाया है, आप भी अपना ये हाथ उठाओ। तो अगर उसने आपने लेफ्ट हैंड उठाया है ना, तो आपके साइड वाला अगर आपको कॉपी करेगा तो राइट हैंड उठाएगा आपके सामने वाला, नहीं तो क्या होगा, वो अगर उसने भी लेफ्ट हैंड उठाया तो साइड में रहेगा। ओके, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो ये क्या था हमारा लेटरल इन्वर्सन। और अब हम आज का लास्ट पार्ट करते हैं। हम आज इसको लास्ट पार्ट कुछ क्वेश्चंस करके हम खत्म करने जा रहे हैं। यहाँ पर बोर्ड पे मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, विच फिनोमेना अकर व्हेन लाइट फॉल्स ऑन हाईली पॉलिश्ड सरफेस। तो कौन सा ऐसा फिनोमेना है जब लाइट हाईली पॉलिश्ड सरफेस पर गिरती है, तो कौन सा फिनोमेना यूज होता है यहाँ पर? यस, कौन सा लिखोगे? रिफ्लेक्शन। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है, व्हाट विल हैपन टू ए रे ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स नॉर्मली ऑन ए सरफेस। क्या लिखा है? नॉर्मली ऑन ए सरफेस। तो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में ही ये आपको बताया था, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही आपको ये सब बताया था कि अगर कोई भी मिरर है और कोई रे नॉर्मली उस पे जाती है तो क्या होगा, वो उसी पाथ से वापस आ जाएगी। बताया था क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे डायरेक्टली नॉर्मल पे ही फॉल हो रही है, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? 0 होगा। एंगल I इज 0। अगर एंगल I 0 है तो एंगल R भी 0 ही होगा। एंगल R इज इक्वल टू 0। क्यों? बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे? इट कम बैक और इट फॉलो द सेम पाथ। ओके, सो इट विल, यू कैन राइट हियर, इट फॉलो द सेम पाथ। सेम पाथ, और आप ये भी लिख सकते हो, इट विल कम बैक अलोंग द सेम रे। ओके, तो ये हमारा हो गया सेकेंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए प्लेन मिरर। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि हमने एक प्लेन मिरर बनाया, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने इससे 20 सेंटीमीटर पर लिया। ये हमारा 20 सेंटीमीटर है और यहाँ पर मैंने कोई भी अपना एक ऑब्जेक्ट रखा। ओके, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है। हाउ शुड द मिरर बी शिफ्टेड सो दैट इमेज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमें याद करना पड़ेगा कि पहले मैंने बताया था कि अगर तुम कोई भी ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर रखे हो तो मिरर के अंदर तुम्हारा इमेज उतने ही डिस्टेंस पर बनेगा। मीन्स हमारा इमेज बिहाइंड द मिरर 20 सेंटीमीटर पर ही बनने वाला है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में? टोटल 20 प्लस 20 यानी कि 40 होगा। लेकिन वो बोल रहे हैं कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 80। तो ये हमारा 80 तभी हो सकता है अगर हम इसको ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट कर दें? 20 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दें। ओके, अगर हमने इसको 20 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया सपोज, तो ये हमारा कितना हो गया? 20 प्लस 20 40 सेंटीमीटर। तो हमारा इमेज भी ऑटोमेटिकली कितना शिफ्ट हो जाएगा? हमारा इमेज भी 20 सेंटीमीटर और ज्यादा शिफ्ट होके ये हमारा 40 हो जाएगा। क्यों? डिस्टेंस जितना इमेज का होता है, जितना ऑब्जेक्ट का होता है मिरर से, उतना ही हमेशा इमेज का रहता है। तो अब कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर। तो हमें कितना शिफ्ट करना पड़ेगा उसको? 20 सेंटीमीटर शिफ्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? हाउ शुड द मिरर बी शिफ्टेड। मिरर हमें कितना शिफ्ट कर देना है? मिरर, आप मिरर को भी शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, सेम थिंग है। तो हमको मिरर कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? 20 सेंटीमीटर शिफ्ट करना पड़ेगा, जिससे कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो जाए। तो ये आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव ए नाइस डे।